हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं 3D ज्योमेट्री को. दिस विल बी आवर थर्ड लेक्चर ऑन 3D ज्योमेट्री. तो बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स न्यू कंसेप्ट, जो हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था मैंने, उसको हम देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं. वो क्वेश्चन था क्या हमारा, शॉर्ट में लिखूंगा मैं. क्या था, दो लाइंस थी हमारी जिनके डायरेक्शन कोसाइंस दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, और हमें बोला था कि वो जो दो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है और हमें निकालना था लैम्डा की वैल्यू. ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, लैम्डा टाइम्स L प्लस M इज इक्वल टू N. एक तो ये इक्वेशन थी और एक इक्वेशन थी Ln प्लस Mn प्लस Lm इक्वल्स टू 0. ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं. Direction cosines of two lines is satisfying these two relations. We have to find the value of lambda such that those two lines are perpendicular. ठीक है, so let's start with the solution. तो क्या किया हमने, दोनों पहली वाली इक्वेशन को हमने n से डिवाइड किया. इसका रीजन मैंने एक और इलस्ट्रेशन लिया था सेम काइंड का, तो मैंने उस टाइम बताया था ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेरिएबल रिड्यूस करने के लिए. तो इधर हो गया हमारा L अपॉन N, व्हाट वी डिड, डिवाइडेड विद N प्लस M बाय N इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब हमने इस L बाय इसको लेट से अल्फा माना और इसको बीटा माना, तो हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, लैम्डा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज माय इक्वेशन 1. समझ में? सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को वी हैव डिवाइडेड विद n स्क्वायर. चलो करते हैं. तो ये पहला क्या हो जाएगा, L अपॉन n. ठीक है, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस m बाय n, अगेन एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो इधर आएगा L बाय n इंटू m बाय n. दिस इज इक्वल टू 0. तो L बाय n हमारा क्या है, इधर मैंने किसको माना था, अल्फा को, तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज प्लस अल्फा बीटा, दिस इज 0. सो दिस इज माय इक्वेशन 2. ठीक है, तो अल्फा और बीटा में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. अब हम इन दोनों से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालेंगे. अब हम देखते हैं अल्फा बीटा को हम कैसे यूज करेंगे. तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. जैसे कल मैंने बताया था, मान लो कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है L, M और N. ठीक है, दीज आर व्हाट माय डायरेक्शन कोसाइंस, DCs. ठीक है, हम डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं हमें. तो क्या किया हमने, इन तीनों नंबर को, बट याद क्या रखना है, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है. तो लेट्स से मैंने इन तीनों को n से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियोज, DRs. ये डायरेक्शन कोसाइंस से ये डायरेक्शन रेशियोज. तो इधर क्या हो जाएगा, L बाय n, ये हो जाएगा M बाय n और ये हो जाएगा 1. इसको हमने क्या माना है इधर, अल्फा. तो फाइनली किस में रिड्यूस हो गया, अल्फा बीटा और 1. दीज आर व्हाट माय डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, अच्छा अब हम कौन सा फैक्ट यूज करेंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो एक रिलेशन पढ़ा था हमने डायरेक्शन को रेशियोज के बीच में. क्या था वो, कि मान लो दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 और एक L2. लेट्स से दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, और ये अगर 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में. इसके DRs हैं A1, B1, C1 और इसके DRs हैं A2, B2, C2. ये हमने पहले लेक्चर में सीखा था कैसे ड्राइव करते हैं. डेरिवेशन भी हमने देखा था, cos 90 is 0 और cos 9 थीटा होता क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. तो जब उसको जीरो करते तो हमारी कंडीशन क्या आती थी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आती क्या थी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0. दिस इज व्हाट माय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. ठीक है, इस फैक्ट का यूज करेंगे हम. ठीक है,
चलो हम देखते हैं। तो इतना कॉपी करो, पॉज करो वीडियो को, आई विल कंटिन्यू विद द। तो लेट मी रब द बोर्ड। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, जो दो इक्वेशन काम किए उसको छोड़ के बाकी सब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। आई होप ये भी लिख लिया होगा, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या थी हमारी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा a1 की जगह क्या होगा, जब मैंने बोला कि जो दो लाइन है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, बेसिकली हमारे अल्फा 1 बीटा 1 1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 1। तो हम कंडीशन कैसे यूज करेंगे, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। इस चीज का यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी of two lines having direction ratios as alpha 1 beta 1 1 alpha 2 beta 2 1, ठीक है। चलो अब कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या किया, इसमें से बीटा की या फिर अल्फा की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दी। तो लेट्स से मैं बीटा की रख रहा हूं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा अपना, लैम्डा को उसको उधर लेके गए 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा, इसको इधर उठा के रखा, तो क्या आएगा अल्फा प्लस, देखना ध्यान से, बीटा की जगह लिखूंगा 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा, सो 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एंड बीटा इज अगेन 1 बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ये अल्फा से ये अल्फा गया, फ्रॉम हेयर हमें क्या मिला, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0। हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्या मिला, एक अल्फा में क्वाड्रेटिक, वो मिलनी भी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि हमारी दो वैल्यूज आने वाली है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है। बट अभी हम इसको अल्फा और अल्फा 2 के लिए सेपरेटली सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्ट, और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये क्या है बेसिकली क्वाड्रेटिक इन अल्फा, दिस इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा। तो when I can directly say alpha 1 into alpha 2, that is product of root, product of roots कितना होता है, माइनस सॉरी c by a होता है, तो c here is minus 1 by lambda, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर which is 1, so alpha 1 into alpha 2 is minus 1 by lambda। समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अल्फा में क्वाड्रेटिक बना के प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, दिस आई विल यूज इट हियर। सिमिलरली आई विल फाइंड बीटा 1 into बीटा 2, ठीक है। अच्छा, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें बीटा में क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग बीटा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा माइनस अल्फा हियर, व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट, उल्टा करेंगे, मतलब अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, बीटा में क्वाड्रेटिक आएगा। एक तरीका तो वो है कि हम फिर बीटा में क्वाड्रेटिक बनाए, इसी टाइप का इक्वेशन बनेगा, इसी टाइप का मतलब सिमेट्रिकली इट इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन ओनली। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, दिस एंड दिस, ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है, इसका मतलब हमें इसी टाइप का इक्वेशन मिलने वाला है। तुम लोग ट्राई करना, तुम लोग रख के देखो, क्या रखोगे तुम, अल्फा को 1 बाय लैम्डा माइनस बीटा हियर, तो तुम्हें इक्वेशन क्या मिलेगा, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अपॉन लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगेन इसके रूट्स क्या होंगे, बीटा 1 एंड बीटा 2, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगेन क्या हो जाएगा, बीटा 1 इंटू बीटा 2 is equal to c by a, and c by a is minus 1 by lambda। अब इन दोनों चीजों को मैं इधर यूज करूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो बिफोर दैट आई विल रब द बोर्ड, तुम लोग पॉज करो और कॉपी करो। एग्जैक्टली सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन कराया था अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फिर मैंने इधर रखा, तो इधर रखूंगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 की जगह माइनस 1 बाय लैम्डा, फिर बीटा 1 इंटू बीटा 2 इज अगेन माइनस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इधर से आया 2 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2, सो दिस इज माय आंसर। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वो जो दो लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। अब हम करते हैं, अब हम जंप करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो तुम लोग कॉपी करो, पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक।
अब जैसे कि मैंने पहले क्लास में बताया था हमारा फ्लो क्या रहेगा, पहले हम डायरेक्शन रेशियोज पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे, फिर लाइन की क्वेश्चन, फिर प्लेन की, और फिर हम पढ़ेंगे अपना कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, एंड देन 3D जो 3D फिगर्स में हमारा आएगा टेट्राहेड्रन और स्फीयर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन पे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार इंटर कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 3D टू वेक्टर एंड वेक्टर टू 3D। क्या लिखेंगे हम? इंटर कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर टू 3D एंड वाइस वर्सा। इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजीज भी। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट, ठीक है। जैसे कि इधर हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं वेक्टर और इधर लिखते हैं हम 3D, ठीक है। वेक्टर में जो हमारा टर्म यूज होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला पोजीशन वेक्टर, POSITION, पोजीशन वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म हमारा 3D में क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स। उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा? कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा किसी पॉइंट का, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ऑन द लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेट्स से ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3D ज्योमेट्री में हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, ठीक है। इसका यूज कहां होगा अभी हम देखेंगे। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे या प्लेन लिखेंगे तो हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन का, वेक्टर फॉर्म में और 3D फॉर्म में। सो हम वी शुड बी एबल टू इंटर कन्वर्ट दीज टू थिंग्स। मतलब हम वेक्टर से 3D में जंप करेंगे, 3D से वेक्टर में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारा वेक्टर अच्छा है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर जो 3D में अगर डाटा दिया हुआ तो उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करके वेक्टर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल यूजिंग दीज जो भी मैं टर्म्स बता रहा हूं उसके हिसाब से। तो दोबारा क्या बोला मैंने कि अगर हमारा टर्म है पोजीशन वेक्टर इन वेक्टर्स, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म 3D में क्या होगा? कोऑर्डिनेट। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में था। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने इधर एक और बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग क्या था हमारा? हमने उधर यूज भी किया था वर्ड क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल उधर हमारा 2 डायमेंशन की बात चल रही थी, जैसे मैंने लिखा 2, 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? 2i कैप प्लस 3 सॉरी 2 प्लस आयोटा 3, ये होता था रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ऑन द सेम मैनर जैसे वेक्टर में मेरा दिस इज पोजीशन वेक्टर, तो उसके विज़िबिस या उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स। आई होप समझ में आया, ठीक है। तो अब हम करते हैं मूव सेकंड पर, ठीक है। वेक्टर में जैसे कि हमने देखा, हमने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर्स में जैसे यूनिट वेक्टर फॉर एग्जांपल मैंने लिया आई कैप बाय √3 प्लस j कैप बाय √3 प्लस k कैप बाय √3, ठीक है। यूनिट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म हमारा 3D में क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो ये अगर यूनिट वेक्टर दिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखेंगे? जैसे मैंने बोला दिस इज अ यूनिट वेक्टर, सो डायरेक्शन कोसाइंस करस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर इज 1/√3, 1/√3, 1/√3। समझ में आया? तो जहां भी यूनिट वेक्टर होगा हम उसको 3D में कैसे रिफर करेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस से, ठीक है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स। अभी 1-2 पॉइंट और बाकी है, तो यू कैन पॉज द वीडियो और कॉपी दिस पार्ट। तो थर्ड पॉइंट हमारा वो है फ्री वेक्टर से रिलेटेड। वो क्या है? फ्री वेक्टर। हम वैसे ही पढ़ा है कि मैथ्स में जो भी हम वेक्टर पढ़ेंगे दे आर फ्री, मतलब हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट रोटेट इट। तो थर्ड पॉइंट इज फ्री वेक्टर। जैसे मैंने लिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा टर्म क्या होगा 3D में?
डायरेक्शन रेशियोज, ये भी बहुत जगह यूज होगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस फ्री वेक्टर के करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3। समझ में आया? नाउ लास्ट पॉइंट, अगेन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो जैसे, अच्छा उससे पहले एक चीज कि व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन होती क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट को हम दोबारा लिखते हैं। मैंने बोला ये एक सर्कल है, लेट्स से इसकी इक्वेशन है लेट्स से x² + y² = लेट्स से 4। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी मैं कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या होता है? एक रिलेशन मिल जाए, एक रिलेशन होगा x और y में सच दैट दिस विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व, हियर इट इज सर्कल। मैंने बोला कि एक ऐसा रिलेशन x और y में जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दैट कर्व इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। उसी प्रकार अगर मैं वेक्टर की बात करूं, वेक्टर्स में जैसे इधर तो मेरा क्या था, x और y वेरिएबल थे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, ठीक है। उसी प्रकार वेक्टर में जो मैं इक्वेशन लिखूंगा दैट आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। दिस विल बी यूज्ड टू राइट इक्वेशन इन वेक्टर स्मॉल r, याद रखना, ठीक है ना। इसी के करस्पॉन्डिंग 3D में क्या होगा हमारा, जैसे 2D में x y था, 3D में क्या हो जाएगा, एक और पैरामीटर आ जाएगा, क्या आएगा, z। तो इधर क्या होगा हमारा x, y, z। समझ में आया? r के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, x, y एंड z। मतलब 3D में जो इक्वेशन होगी वो हमारी x, y, z के टर्म्स में होगी, और इधर जो इक्वेशन होगी वेक्टर में, उधर में x, y, z नहीं दिखाई देंगे, उधर हमें दिखाई देगा स्मॉल r। वील राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। r इज अ वेरिएबल। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हम देखेंगे इसका यूज आगे, थियरी में भी यूज होगा प्लस इलस्ट्रेशंस में भी यूज होगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, कॉपी करो। अब हम टॉपिक पर जंप करते हैं, दैट इज लाइन, ठीक है। और इसका यूज देखेंगे हम while writing the equation of line in different forms। तो हम पहले रिकॉल करते हैं लाइन को, जैसे मैंने लाइन वाला टॉपिक वेक्टर में भी थोड़ा पार्ट लिया था इसका, ठीक है। पहले हम वो डिस्कस कर लेते, उसके बाद हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे। लाइन को मैंने बोला था यूनिकली लोकेट करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो क्या क्या है उसके बारे में हम एक बार रिकॉल करते हैं, हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक लाइन है, मैंने बोला ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे अगर मुझे दे दिया कि एक लाइन इससे पास हो रही है, तो क्या मुझे एक यूनिक लाइन मिलेगा? तो माय आंसर इज नो। क्यों? तो इस लाइन से तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। तो इसका मतलब एक सिंगल पॉइंट से मुझे एक यूनिक लाइन तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैंने बोला एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब मैंने बोला कैन आई गेट ए यूनिक लाइन? हाँ, अब मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट अ यूनिक लाइन। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि मुझे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए एक लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए। क्या निकला? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स are required to uniquely locate a line। ठीक है, ये तो एक तरह का इंफॉर्मेशन हो गया लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, रिकॉल करो हमने क्या पढ़ा था सेकंड पॉइंट। अभी मैंने बोला एक तो पॉइंट दे दिया मुझे, जैसे कि मैंने बोला एक पॉइंट है, इससे तो एक पॉइंट से तो मुझे इनफाइनाइट लाइंस मिल रही, यूनिकली लोकेट नहीं हो रहा। बट अगर मान लो मैंने बोल दिया कि एक लाइन है, लेट्स से दिस इज माय लाइन, वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के पैरेलल है तो मतलब वो अगेन देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस वेक्टर। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, इसको उठा के इधर रख दिया। बट अगर मैंने बोल दिया कि वो इस लाइन, इसकी लाइन के पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है,
एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, तो लाइन फिक्स हो जाएगा। देखो पॉइंट से तो क्या हुआ, उसका ओरिएंटेशन, सॉरी उसका पोजीशन फिक्स हो गया, और ये डायरेक्शन देने से उसका ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, मतलब इट कैन नॉट रोटेट। समझ में आया? तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा, हमें लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वन पॉइंट एंड वन पैरेलल डायरेक्शन देखना ध्यान से एक बार और। एक लाइन है, मुझे उसी को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या क्या बोला मैंने, जैसे मैंने बोला कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, बट अगर मैंने पॉइंट भी दे दिया तो ये लाइन मेरा फिक्स हो गया कि हाँ बस अब ये इधर ही रहेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट एंड अ पैरेलल डायरेक्शन। और लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी इसमें, एक पॉइंट हो एंड टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन, और ब्रैकेट में विच आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, पैरेलल तो एक से काम चल जाएगा, बट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे रहे हो तो वी रिक्वायर टू डायरेक्शन। जैसे इसको समझते हैं एक बार, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि these are my two direction perpendicular to the line. Let's say this black marker is my line and this blue are the two perpendicular direction. तो इसको हम कैसे समझेंगे, दो तरीके समझने के, देखना ध्यान से। एक तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों डायरेक्शन वो इसके परपेंडिकुलर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो इन दोनों का क्रॉस लूंगा तो मुझे क्या डायरेक्शन मिल जाएगा, लाइन का डायरेक्शन मिल जाएगा। ए क्रॉस बी से क्या होता है, बेसिकली एक वेक्टर मिलता है जो इसके परपेंडिकुलर हो और इसके, एंड वी नो कि ये लाइन जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, हेंस इन दोनों के क्रॉस से मुझे इसके पैरेलल डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली टू पैरेलल डायरेक्शन देना इज इक्विवेलेंट टू वन पैरेलल डायरेक्शन देना, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन देना इज इक्विवेलेंट टू वन पैरेलल डायरेक्शन देना। इसी को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने बोला कि दीज आर द टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस लाइन। कैसे समझेंगे, ये दो लाइन है, हमें पता है कि टू नॉन कोलिनियर वेक्टर से एक यूनिक प्लेन मिल जाएगा, यूनिक प्लेन इन सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब ये फिक्स हो गया प्लेन, इट कैन मूव बट इट कैन नॉट रोटेट। तो एक बार अगर प्लेन फिक्स हो गया एंड वी नो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन, तो लाइन का भी ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। इसका मतलब टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन देने से रिजल्ट क्या आया हमारे पास, मैंने बोला टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन देने से क्या हुआ, क्या बेसिकली हमारा लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये हम पढ़े थे लाइन का। अब हम इन्हीं फैक्ट को यूज करके इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखेंगे इन डिफरेंट फॉर्म। सो पॉज द वीडियो, कॉपी करो। ठीक है, वेक्टर में भी हमने लिखा है बट स्टिल वी शुड कॉपी दिस पार्ट। ओके, सो आई विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट डेरिवेशन। अब हम एक्चुअल, अब देखा जाए तो अब हमारा एक्चुअल 3D चालू होगा। ठीक है, अभी तक जो भी था वो थोड़ा इंट्रो टाइप का था। नाउ विल स्टार्ट मैथमेटिकली हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम इसमें पहला लिखते हैं, हम लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं लाइन की इक्वेशन। जब हमारे पास एक तो पॉइंट दिया है, अ पॉइंट प्लस पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट दिया है, इसका मतलब वेक्टर में क्या बोलूंगा, एक पोजीशन वेक्टर दिया है, तो मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखता हूं, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, लेट्स से पोजीशन वेक्टर ए मान लिया मैंने, ए मान लिया, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक लाइन है वो एक पॉइंट से और पास कर रही है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, और वो लाइन जो जिस वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर दिया बी। तो इसको हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज माय लाइन। ठीक है,
इस पे एक पॉइंट दिया है, लेट्स से कैपिटल ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें स्मॉल ए दिया है, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी। ध्यान से सुनना, दिस इज द वेक्टर बी पैरेलल टू द लाइन, दिस इज माय लाइन एल, और इस पे हमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है स्मॉल ए, और मुझे क्या लिखना है, इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म फर्स्ट वी विल सी वेक्टर फॉर्म, फिर हमने कन्वर्शन तो सीखा ही है, फिर हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कार्टेशियन में। तो इसको करने के लिए देखा, अच्छा उससे पहले फिर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था इक्वेशन मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा रिलेशन मिल जाए, जैसे अगर मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो एक ऐसा रिलेशन मिल जाए मुझे एक्स और वाई में, जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दैट लाइन। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा, लेट्स से दिस इज इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई। ऐसा लिखने पे मतलब ये इसी की इक्वेशन क्यों आ रही है, बिकॉज ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, उसी प्रकार मैंने क्या बोला, अब मुझे चाहिए स्मॉल आर के टर्म्स में, स्मॉल आर क्या होगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज आर, ये हो गया आर, लेट्स से इसको नाम दे दिया आर। अब सुनना, अब मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल आर में, सच दैट रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो ये तो मेरा लाइन है, मान लिया मैंने कहीं तो मेरा ओरिजिन होगा स्पेस में, तो लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, लेट्स से ये हुआ और ये हुआ। अच्छा आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस 0। सिमिलरली दिस विल बी माय वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम, एक रिलेशन चाहिए मुझे, तो एक रिलेशन लिखना है स्मॉल आर में, तो इस ट्राइंगल लॉ में हम वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, हम सीखे थे। तो ओ से आर तक मैं 2 तरीके से पहुंच सकता हूं, एक तो डायरेक्टली वेक्टर आर, और एक वाया दिस पाथ। तो उस पाथ के लिए मुझे ये वेक्टर पता होना चाहिए, कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर, यहां से यहां तक का ये वाला वेक्टर पता होना चाहिए मुझे। मतलब ए आर वेक्टर पता होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस ये वाला वेक्टर, ए आर वेक्टर लिख लेते हैं डायग्रामेटिकली, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेट्स से ए आर वेक्टर। ठीक है, ये तो सिंपल वेक्टर एडिशन है हमारा। अब ए आर वेक्टर कैसे लिखें, अब हम इस फैक्ट का यूज करेंगे, किसका, कि जो हमारी लाइन है वो बी के पैरेलल है, हेंस जो ए आर होगा, जो ए आर वेक्टर होगा वो बी के पैरेलल होगा, और हमें पता है 2 अगर वेक्टर पैरेलल है तो क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा सम कांस्टेंट टाइम्स वेक्टर बी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना ये चीज। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों, क्योंकि ये जो है सेटिस्फाइड, ये जो इक्वेशन है दिस विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, जिसमें लैम्डा क्या होगा हमारा, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या होगा, कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्या लिखूंगा, इसको लिख भी लो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लैम्डा को 0 लिया तो मुझे वेक्टर आर क्या मिल गया, ए, तो मतलब मुझे यही वाला पॉइंट मिल गया, मुझे यही वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आई विल गेट दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 डाला तो हो सकता फिर क्या होगा, a प्लस बी मिलेगा, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट आ गया। फिर लैम्डा को 2 डाला तो a प्लस 2b, लेट्स से ये वाला पॉइंट आ गया। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन, hence this is nothing but equation of line in vector form। अभी हम इसका 3D कन्वर्जन भी देखेंगे, हाउ टू राइट दिस इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं। एक लाइन थी, उस पर एक पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर दिया था स्मॉल ए, और वो जो लाइन थी वो वेक्टर बी के पैरेलल थी। फिर हमने क्या किया, हमने लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, इस पे एक जनरल पॉइंट लिया आर, अब हमें
आर ए और बी का यूज करके एक रिलेशन लिखना है जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो क्या किया हमने, वेक्टर एडिशन से लिख दिया वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा बी कैसे आया, ए आर जो है हमारा वो बी के पैरेलल है, हेंस ए आर शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, और स्केलर को मान लिया लैम्डा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन, हेंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए पड़ेगी हमें, एक तो पॉइंट चाहिए पड़ेगा प्लस एक पैरेलल डायरेक्शन चाहिए पड़ेगी। याद रखना ए तो क्या है हमारा, इधर लिख लेते हैं दोबारा, ए तो क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, और वेक्टर बी क्या है, इट इज अ फ्री वेक्टर पैरेलल टू लाइन, वेक्टर पैरेलल टू लाइन। समझ में आया? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई जंप टू द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब इन शॉर्ट 3D। कार्टेशियन इक्वेशन शॉर्ट मतलब 3D में देखेंगे। अभी जो हमने लिखा था वो क्या था, वेक्टर इक्वेशन, इसमें स्मॉल आर था। अब जो हमारा होगा वो क्या होगा हमारा, उसमें क्या यूज होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले हम वाली जो हमने पहले इक्वेशन ट्राई की थी वो क्या थी हमारी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर आर के करस्पॉन्डिंग तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मैंने बताया था उधर, इंटर कन्वर्शन करेंगे। तो ये आर जैसे हमारा वेरिएबल होता है वेक्टर में, वैसे एक्स वाई जेड हमारे होते हैं कार्टेशियन में। वेक्टर ए क्या था, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन के वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा टर्म क्या होता है 3D में, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म मैंने मान लिया एक पोजीशन वेक्टर दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स कुछ कोई फिक्स कांस्टेंट नंबर होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो लेट्स से उसको मान लिया x1, y1, z1, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। और ये क्या हो गया, एक फ्री वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, और फ्री वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, और उसको मैंने मान लिया लेट्स से a, b, c। दिस b एंड दिस b आर डिफरेंट, ठीक है ना, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन, इसलिए मैं सेम नोटेशन इधर यूज कर रहा हूं, अदरवाइज दिस b एंड दिस b इज डिफरेंट। a b c क्या है, जो वेक्टर b है, इसको अगर और प्रिसाइसली लिखना है तो एक काम करो, इसको कैपिटल b लिख लो 1 मिनट के लिए। अब बोल दो जो कैपिटल b है वेक्टर है a b c, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, या डायरेक्शन कोसाइन भी बोल सकते हो, बट जनरलाइज कर देते हैं हम, इसको बोल देते हैं दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आया? तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो वेक्टर आर की जगह लिखा मैंने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स फ्री वेक्टर क्या हो जाएगा, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। समझ में आया? अब क्या करें हम, जैसे कि पहले करते आते थे, क्या करेंगे हम, दोनों साइड से आई जे और के का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज आई जे के एंड आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, और अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखा है दोनों साइड, देन वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स। इसका एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी गिवन ए वेक्टर। तो इधर से मेरा क्या आएगा, मैंने आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट किया, तो इधर से क्या मिला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, सॉरी वेक्टर नहीं है, लैम्डा ए, जे का कोफिशिएंट इक्वेट करूंगा तो इधर से क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, एंड सिमिलरली इफ आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ k कैप, इधर क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक, अब हम लिख लेते हैं इसको फर्दर, क्योंकि मैं अभी जो कन्वर्ट करने आ रहा हूं दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी छोड़ सकते हैं, दिस इज द करेक्ट वे, मैं ऐसा बोलूंगा दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली, बट आई हैव टू कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो हमारा अगले स्टेप में आने वाला है। तो इसको ऐसे फर्दर लिखा x माइनस x1 अपॉन
a इज इक्वल टू लैम्डा, इधर से क्या आएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो वो भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है, हेंस दीस टू आर इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन बी, एंड लास्टली z माइनस z वन अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा. दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. समझ में आया? ठीक है, तो याद रखना इसका डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पहले सिखाया था इंटर रिलेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब इससे रिलेटेड एक या दो नोट्स लिख लेते हैं हम. ठीक है, तो आई विल रब द बोर्ड, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस. नोट क्या है? अच्छा, जो मैं भी नोट लिखवाने जा रहा हूं, ये मतलब ये समझ लो अगर लाइन का क्वेश्चन आता है, मान लो फॉर एग्जांपल लाइन का क्वेश्चन आता है, तो इन 40% ऑफ द क्वेश्चन दिस नोट विल बी यूज्ड, जो मैं लिखवाने वाला हूं. इन 40% यू विल सी लेटर ऑन कि ऐसा है. तो वो नोट क्या है कि द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज देखना कैसे लेते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, जैसे चलो लिख लेते हैं पहले, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा है, तो इधर से मेरा x कितना आ गया a लैम्डा, और x1 को साइड लेके गया तो क्या आ जाएगा x1 प्लस a लैम्डा. सिमिलरली मेरे को इधर है y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो इधर से मेरा y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस बी लैम्डा, एंड लास्टली z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा, तो इससे क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा. दिस इज अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, तो हम ऐसे लिखेंगे जनरल पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन. जैसे मैंने लिखा, लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, x1, y1, z1. जैसे मैंने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो मेरा लाइन पे एक पॉइंट आ जाएगा जिसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा, या जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस a, y1 प्लस b, z1 प्लस c. समझ में आया? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जगह यूज होगा ये जनरल पॉइंट. जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो पैरामीटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि सर्कल वगैरह जब हम कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है. सर्कल दिया है मान लो, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उस पर तुरंत पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं थीटा के टर्म से. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सर्कल है तो r cos थीटा, r sin थीटा. तो उसी प्रकार जैसे अगर 3D का क्वेश्चन होगा तो हमें जनरल पॉइंट लेने में हिचकिचाहट नहीं करनी है. अगर ठीक है, इसका मतलब हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा कि लेट अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा. सो आवर नेक्स्ट नोट इज वी आर राइटिंग इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. ठीक है, तो इससे पहले जो हमने सीखा पहले उसको लिख लेते हैं. हमने क्या देखा था, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन. कौन सी लाइन, जिसपे हमें एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज आर a b एंड c. ठीक है, तो इसका मतलब हमें लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए पड़ेगी. एक तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट, एंड डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, डियास. अब मैं लिखने वाला क्या हूं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस. तो हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट चाहिए, तो क्या हमें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पता है? हाँ, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स है. तो सबसे कन्वीनियंट पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन दैट इज 0,0,0. तो ये किसका काम करेगा हमारा इस वाली इक्वेशन में, x1 का, ये y1 का,
और ये z1 का, मतलब x1 इज 0, y1 इज 0, z1 इज 0। अब हम देख लेते हैं ABC। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हमने क्या लिए थे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिए थे, डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस के 1 0 0, क्या लिए थे 1 0 0। वो आया कैसे था, cos 0 cos 90 cos 90, ठीक है ना, 0 90 एंड 90, ये तो 3 एंगल होते हैं जो एक्स एक्सिस बनाता है किसके साथ, विद द 3 एक्सिस। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इससे हमारा डायरेक्शन कोसाइंस क्या आए थे, एक्स एक्सिस से 1 0 0। तो ये दोनों वैल्यूज, ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड अ पॉइंट, हम इसमें प्लग कर देते हैं वैल्यूज। तो फाइनली हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इधर से देखना, x माइनस x1 विच इज 0 अपॉन डायरेक्शन cos 0 विच इज 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 y माइनस y1 अपॉन b, b here is 0, and lastly z minus 0 upon 0 is equal to lambda. This is what my equation of x axis। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखना, इन दोनों से, इधर से मेरा क्या आया, y is equal to 0 into lambda, तो y is equal to 0 and from here I will get z is equal to 0, z is equal to 0। so this or this, so ना इधर मैंने y is equal to 0 अकेला नहीं लिखा है, एंड लिखा है, मतलब y is equal to 0 प्लस z is equal to 0 बोथ कंबाइंडली इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्योंकि y is equal to 0 अकेला, जो y is equal to 0 है अकेला, ये तो इक्वेशन होगा एक प्लेन का, कौन से प्लेन का, एग्जैक्ट प्लेन का, जो कि हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो मैंने इधर y is equal to 0 अकेला नहीं लिखा, y is equal to 0 एंड z is equal to 0 कंबाइंडली रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। समझ में आया? अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड z एक्सिस। दिस पार्ट, तो y एक्सिस पे मुझे कोई पॉइंट पता है, हाँ पता है। y एक्सिस के मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है, हाँ वो भी हम लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इधर y एक्सिस लिख रहा हूँ, तो y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट तो मैं ले लूंगा एक पॉइंट ओरिजिन विच इज 0 0 0। अगेन दिस विल बी माय x1 y1 z1। और डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस हम पढ़े थे कल की क्लास में या परसों की क्लास में, y एक्सिस के क्या होते हैं, 0 1 0। वो आया कैसे था, cos 90 cos 0 cos 90। तो इन दोनों वैल्यूज को आई विल प्लग इन दिस फॉर्मूला, तो हमारी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आ जाएगा विच इज x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, अदरवाइज or we can write from here I can write x is equal to 0 and from here I can write z is equal to 0 and both should be satisfied simultaneously। so x is equal to 0 and लिखा है मैंने, और नहीं लिखा है, और मैंने इधर लिखा है, ये जो कंडीशन है ये दोनों साथ में होना चाहिए, that is x is equal to 0 and z is equal to 0। these combinedly represent equation of y axis। ठीक है, similarly I will write for z axis। तुम लोग वीडियो पॉज करो and copy this part। I will write for z एक्सिस। तो अगेन सेम कहानी, z एक्सिस पे हमें कोऑर्डिनेट पता है क्या, हाँ पता है। अगेन ओरिजिन सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है, और डायरेक्शन कोसाइंस भी हमने देखा था, क्या होते हैं z एक्सिस के 0 0 1। क्या क्या पॉइंट हो गए, एक तो 0 0 0, दिस इज द पॉइंट ऑन द z एक्सिस, एंड डायरेक्शन ये तो हो गया पॉइंट, और डायरेक्शन कोसाइंस देखे थे हमने कल, क्या थे 0 0 1। आया कैसे था, cos 90 cos 90 cos 0। तो आई कैन राइट x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। इसी को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों से, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस कंबाइंडली, या तो इसको बोल देंगे इक्वेशन ऑफ z एक्सिस या फिर इसको, बोथ आर करेक्ट। बट याद रखना इधर x इज इक्वल टू 0 अकेला नहीं बोलूंगा, या फिर y इज इक्वल टू 0 अकेला नहीं बोलूंगा, दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा दैट इज इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। ठीक है, तो ये दो नोट हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, एक दूसरा फॉर्म। तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उधर हमने तीन चीजें बोली थी कि तीन तरीके से हम लाइन को यूनिकली लोकेट कर सकते हैं। एक तो 2 पॉइंट,
या फिर एक पॉइंट पैरेलल डायरेक्शन, या फिर अ पॉइंट एंड टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमने पॉइंट और पैरेलल डायरेक्शन वाला देख लिया, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। क्या देखते हैं हम? इक्वेशन ऑफ लाइन। सो नेक्स्ट आर्टिकल विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद वी विल सी इन 3D फॉर्म। तो दो पॉइंट है, दो पॉइंट दिए, उसको वेक्टर में क्या बोलेंगे हम? दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए। तो लेट्स से दिस इज अ लाइन, इस पे हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए। इसी लाइन पे हमारे पास एक और पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सेम कहानी पहले जैसी। तो हमें एक पॉइंट, वैसे देखो हमारा फाइनल एम, हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन लिखने के पहले जो फाइनल बोल सकते हैं डेस्टिनेशन होगा, वो क्या होगा कि हमें एक लाइन पॉइंट मिल जाए प्लस एक पैरेलल डायरेक्शन मिल जाए। तो पॉइंट तो है हमारे पास, तो अभी हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन और मिल जाए लाइन का। तो डायरेक्शन हमें लाइन का इजीली मिल सकता है। कैसे? आई सब्ट्रैक्ट दीज टू पोजीशन वेक्टर, क्योंकि अगर मुझे लाइन का डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो लाइन का डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट बी माइनस वेक्टर ए, या फिर ए माइनस बी, वन एंड द सेम थिंग। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। दिस इज व्हाट? डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन। समझ में आया? तो इससे पहले वाले में हमारे पास क्या था? जैसे हमारे पहले, इससे पहले वाले फॉर्म में एक पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया था और इसके पैरेलल वेक्टर दिया था बी। उधर हमारा बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर था लाइन के, इधर हमारा बी क्या है? पोजीशन वेक्टर है लाइन पे, ठीक है। याद रखना, वो बी और इस बी में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने क्या किया? मैंने क्या बोला कि जब हमें लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और पैरेलल डायरेक्शन चाहिए। बट इधर पैरेलल डायरेक्शन दी नहीं थी, बट हमने निकाल ली। कैसे निकाली? कि डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इस बी माइनस है। ये हमने परसों भी सीखा था, क्या? कि डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट इज दिस एंड दैट इज द सेम थिंग। तो हमें डायरेक्शन मिल गई, पॉइंट हम कोई भी एक यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखते थे? वेक्टर r इज इक्वल टू कोई भी पोजीशन वेक्टर, इधर ए की जगह मैं बी भी लिख सकता हूं, a प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं? b माइनस ए। या फिर कोई बोलेगा इस a की जगह b क्यों नहीं लिखा? हम वो b भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट द दिस आल्सो, बोथ आर करेक्ट। दिस इज व्हाट? माय इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन? पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स a एंड b। समझ में आया? अब हम इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने देखा था इंटर कन्वर्जन बिटवीन 3D एंड वेक्टर, उस चीज का यूज करेंगे। तो आई विल रब दिस मच पार्ट। चलो एक बार इसको पूरा ही रब करते हैं। तो अब पोजीशन वेक्टर की जगह जो टर्म यूज होगा 3D में वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स। तो इंस्टेड ऑफ पोजीशन वेक्टर व्हाट आई विल से? कोऑर्डिनेट्स। तो अभी इसमें क्या दिया था? हमें a दिया था, तो और ये था हमारा पॉइंट b जिसका पोजीशन वेक्टर b था। तो पोजीशन वेक्टर a के करस्पॉन्डिंग तो मैंने कोऑर्डिनेट यूज कर लिए, क्या? x1 y1 z1। और b पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मैंने कोऑर्डिनेट्स यूज कर लिए x2, y2, z2, ठीक है। अब हम उसी इक्वेशन में लिख लेते हैं। कौन सी इक्वेशन में? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर। अब हम वैल्यूज इसमें प्लग करते हैं। तो r की जगह क्या लिखते हैं हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो आई राइट हियर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। a की जगह क्या लिखूंगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। तो b माइनस a क्या हो जाएगा हमारा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप।
ठीक है ना, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं बट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करें हम, आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के ऑन बोथ द साइड। तो आई का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो क्या मिलेगा मुझे इधर से x इज इक्वल टू, इस साइड पे आई का कोफिशिएंट क्या होगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। Similarly, when I will compare the coefficient of j, from here I will get y and here I will get y1 plus lambda times y2 minus y1. And lastly, coefficient of k, here it is z and there it is z1 plus lambda times z2 minus z1. या तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं और अगेन हम इसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या है, जैसे पहले किया था, उधर हमारा x2 माइनस x1 की जगह क्या था, a था, y2 माइनस y1 की जगह b था, z2 माइनस z1 की जगह c था। फिर हमने क्या किया था, x1 को इधर लेके आए थे। सिमिलरली इधर भी क्या करेंगे हम, इस x1 को इधर लेके आएंगे तो इधर से क्या मिलेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा। एंड लास्टली z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आया? Hence, the equation of line passing through 2 points is given by, finally I will write the equation as, देखना, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda. This is what my equation of लाइन। कौन सी लाइन, जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, जिसमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। ओके, सो थ्योरी के लिए इतना काफी है। इलस्ट्रेशंस आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। और कोई भी डाउट हो डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है, और वो शीट कंप्लीट करके रखना 3D, और जो भी डाउट हो उससे रिलेटेड पूछ लेना। और अरियंत की DPP जो है 3D की, वो मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। Before that, you should first solve the vector part completely. Okay, so that's it for today's lecture. Thank you.